कांग्रेस में गुट है तो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी। पता है कि विधानसभा चुनाव में वोट जो है वो पैसों से खरीदे जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे पिताजी सन 52 में पहला चुनाव निर्दलीय के रूप में, कोटा के लोग अगर हम में विश्वास कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह तो है। अगर जिला पंचायत के सदस्यों ने मेरे भाई में विश्वास व्यक्त किया तो मेरा दोष है। 2012 में आप पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगा था। देखिए, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं। आपने क्या किया क्या नहीं किया जनता उसको देखती है। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी पर खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इनके एक राजनीतिक करियर पर। 4 नवंबर 1958 को जन्मे प्रीतम सिंह अपने सौम्य व्यवहार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के बीच में जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1988 में ब्लॉक प्रमुख चकराता के रूप में की, जिसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहली बार 1993 में चकराता निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक बने और इस दौरान इन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद 2002 में दूसरी बार जीत हासिल की और पंचायती राज मंत्री भी बने। फिर 2007 में तीसरी बार जीत हासिल की। 2010 में इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया और 2011 में इन्हें उत्तराखंड का बेस्ट लेजिस्लेटर भी चुना गया और 2012 में ये चौथी बार चकराता से विधायक चुने गए और कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री बनाए गए। जबकि 2017 में ये जब 5वीं बार विधायक चुनकर आए तब कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन इन्हें जिम्मेदारी दी गई पूरे प्रदेश की, यानी इन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। सर, हमारे सवाल कड़वे जरूर होंगे लेकिन उम्मीद है आप जवाब मीठे ही देंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस में कुछ लोग नाराज थे जो अभी तक चल रहे हैं। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में आने वाले चुनाव में कैसे सामंजस्य बैठ पाएगा और इससे कितना पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि एक तरफ जो है वो है कांग्रेस प्रीतम सिंह गुट, तो दूसरी तरफ है हरीश रावत गुट। देखिए, पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसमें जो है अगर एक व्यक्ति से सब खुश हो जाएं तो फिर लोकतंत्र काहे का है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इस आंतरिक लोकतंत्र में जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस में गुटबंदी है। कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है, कोई गुट नहीं है। अगर कांग्रेस में गुट है तो सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का। और मैं कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष बनने के बाद जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं कह सकता हूँ कि 2017 में हम 11 पर थे, लेकिन आज हम उत्तराखंड राज्य में इस स्थिति में है कि 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी हैं जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का दम रखते हैं। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि हमारा नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कर रहे हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और मजबूती के साथ 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देने का काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले आप पर यह भी आरोप है कि आप मीडिया से दूरी बनाए रखते थे, ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे 5वीं बार विधायक बनने का अवसर मिला है और 10 साल मंत्री के रूप में भी मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। लेकिन जब आदमी को जिम्मेदारी मिलती है वो तदनुसार अपने आप को ढालने का काम करता है। मैं अध्यक्ष के रूप में जो है मैं प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और निश्चित रूप से मीडिया के साथियों से मेरा हमेशा संवाद रहता है और कोशिश करता हूं कि जो प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जो है संघर्ष करने का भी हम काम करते हैं
और साथ ही साथ मीडिया से भी जो है संवाद स्थापित करने का काम करते हैं। आपको निश्चित रहना चाहिए कि प्रीतम सिंह जो है जिस तरीके से अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ, आमजन के साथ मैत्रीपूर्ण जो है संबंध रखता है, उसी तरीके के संबंध मेरे मीडिया से भी हैं। सर, सुनने में आता है कि विधानसभा चुनाव में वोट जो है वो पैसों से खरीदे जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर वोट पैसों से खरीदा जाता तो भाई फिर तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला इनकी हुकूमत होती। देखिए, ऐसा नहीं है कि वोट जो है पैसों से खरीदा जाता है, बल्कि राजनीति में जो हम लोग हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास दायित्व है। हम जनता द्वारा चुने जाते हैं तो हम 5 साल तक ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आम जन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम काम करें और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है, हमारी जवाबदेही है सरकार के प्रति, और राजनीतिक व्यक्ति एक बार चुने जाने के बाद जो है ऐसा नहीं कि वो ता जिंदगी के लिए चुना जाता है। हर 5 साल में उसको परीक्षा देनी होती है और ये जनता पर निर्भर करता है कि हम परीक्षा में खरे उतरे या नहीं उतरे, ये जनता तय करती है। सर, एक सवाल है कि परिवारवाद का भी आप पर आरोप है कि आपने सारे पद अपने घर वालों को ही दे दिए हैं, वो चक्राता ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर आपके अपना पद विधायक का हो, क्योंकि इससे पहले भी आपके पिता ने इसी सीट पर राज किया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, सही बात है, मुझे राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी सन 52 में पहला चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़े थे, फिर 1957 में निर्दलीय के रूप में लड़े और चुनाव जीते, और उस समय विधानसभा क्षेत्र कोई चक्रोता कालसी नहीं था, बल्कि देहरादून भी उसमें सम्मिलित था। वो चुनाव जीते, उसके बाद वो कांग्रेस में आए और उन्होंने जितना उनका जीवन रहा कोशिश की, प्रयास किया कि जो जिम्मेदारी लोगों ने उनको सौंपी है उसका वो निर्वहन करने का काम करें। उसके बाद मैं राजनीति में आया। देखिए, राजनीति में एक बार तो जो है जो पिता द्वारा किए गए कार्य हैं उसका लाभ मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर व्यक्ति की जो है अपनी छवि और कार्य करने की क्षमता पर निर्भर होता है कि वो आगे उस, कहते हैं ना, लेगेसी को ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है काम करने का काम किया। मुझे भी उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला, और मैं कहना चाहता हूँ, आप ज़रा देखिए, सन 52 से आज 2020 हो गया, तो आखिर चक्रोता के लोग अगर हम में विश्वास कर रहे हैं तो उसकी कोई वजह तो होगी, उसका कोई कारण तो, वरना एक विधानसभा से आदमी लड़ता है, दूसरे टेन्योर में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो आप ये भी तो देखिए। आपने कहा कि मेरे भाई को, भाई मेरे भाई को लोकतंत्र है, कोई इसमें लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि क्या नाम आप जो है नियुक्त कर दें, उसको नॉमिनेट कर दें, ऐसा नहीं होता है, वोट के माध्यम से होता है। तो जिला पंचायत का चुनाव भी वोट के माध्यम से हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी वोट के माध्यम से हुआ। अगर जिला पंचायत के सदस्यों ने मेरे भाई में विश्वास व्यक्त किया तो मेरा दोष है, अगर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों ने मेरे भाई में विश्वास व्यक्त किया तो मेरा दोष है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। 2017 चुनाव में मोदी आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार गए, लेकिन आप फिर भी उस आंधी में डटे रहे, और इसके बावजूद भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राजनाथ सिंह भी सैया चुनाव प्रचार के लिए आए थे। देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव का जब हम जिक्र करते हैं, सही बात है कि हम 11 पर आकर के सिमट गए, लेकिन आज से पहले आपने मेरे से पूछा था कि मुझे राजनीति विरासत में मिली है, परिवारवाद का जिक्र किया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2017 के आंधी और तूफान में भी चक्रोता के लोगों ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया। मैं चक्रोता के लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
ये हमारी कर्म भूमि है। आखिर हमने कुछ किया होगा तभी तो 2017 में हम जीते। जहाँ तक आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी आए, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भी पूरा प्रयास करना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, इसमें पक्ष विपक्ष होता है, लोग अपनी अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं और जनता उसका आकलन करती है और आकलन करने के बाद तब वो अपना वोट देती है, तब हम चुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चक्रोता की जनता पर के उम्मीदों पर या कसौटी पर खरा उतरा होऊंगा ना, तभी तो विश्वास व्यक्त किया। ये सही बात है कि हम जो है 11 पर सिमट करके रह गए, लेकिन अब ये परिस्थितियां नहीं है, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। 2012 में आप पर खाद्यान्न घोटाले का आरोप लगा था सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, राजनीति में हम आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे पिताजी सन 52 में पहला चुनाव लड़े थे। उस समय हमारे पास क्या था और आज 2020 है, आज मेरे पास क्या है, ऐसे तो आकलन लगाएंगे आप कि इस राजनीतिक सफर में क्या हमने जो है अचीव किया है, या क्या हमने जो भ्रष्टाचार की बात है, क्या भ्रष्ट तरीके से हमने कोई अपनी एम्पायर खड़ी कर दी। जांच होनी चाहिए ना, मैं तो मना कहाँ कर रहा हूँ। हर राजनीतिक व्यक्ति की जांच होनी चाहिए इस बात को लेकर के, जब राजनीति में प्रवेश करे थे तब क्या थे और आज क्या है। तो मैं तो 52 से जिक्र कर रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी 52 में एमएलए हो गए थे, तब से और अब तक मैंने क्या अर्जित किया उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आप ये बताइए ना, खाद्यान्न में अभी तो घोटाला आरोप लगा ना, सामने नहीं आया। और ये 2012 में, 2012 में तुम सरकार में आए थे, 2012 से 17 के बीच हमारी सरकार रही, तो उस दरमियान ही आरोप नहीं लगाए, उसके बाद आरोप लगा। और वो आरोप मुझ पे नहीं, खाद्यान्न के जो कार्य क्या है उसके ऊपर लगे। सरकार जांच करे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और जो अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो एफआईआर दर्ज करे, हमें जेल डालें। सर, एक चर्चा आजकल जोरों पे है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच बात बिगड़ गई है। अगर ऐसे में हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करना चाहें तो क्या कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे? अगर ज्वाइन करवाती है कांग्रेस तो उनकी पार्टी की क्या शर्तें रहेंगी उनसे? सरकार में अगर आप देखें, जिस दिन से गठन हुआ उस दिन से लेकर आज तक लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। कभी मंत्रिपरिषद के साथियों में टकराव होता है, कभी विधायकों में और सरकार में टकराव होता है, कभी कार्यकर्ता और सरकार में टकराव होता है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है सब चीज़ें कि रेखा आर्य का प्रकरण जो अभी ताज़ा प्रकरण है, उस ताज़े प्रकरण में आपने देखा कि किस तरीके से सरकार और शासन में जो है आपसी टकराव हुआ है, कोई समन्वय नहीं है। और आज हालत ये है, स्थिति ये है कि रेखा आर्य जिन मंत्रालयों को संभाल रही है, उस मंत्रालय में ना तो आज निदेशक है ना सचिव है। तो कैसी सरकार चल रही होगी अंदाज़ा लग जाता है। हरक सिंह राव जी का प्रकरण है, सही बात है, टकराव है और टकराव दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड की जनता उसको देख रही है। आप देख लीजिए स्थिति क्या है। जो हम जब हरक सिंह जी का जिक्र करते हैं, वो मंत्री हैं और अपने ही मंत्रालय में वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वैसे तो लोकतंत्र का तकाजा ये बोलता है, अगर सरकार में समन्वय होता तो मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री आपस में वार्ता करते और तदनुसार आगे कदम उठाते। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया तो स्पष्ट दिखाई दे रहा कि टकराव है। त्रिवेंद्र राव जी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जीरो टॉलरेंस कहीं दिखाई नहीं दे रही। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी, लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं, 3.25 साल होने जा रहे हैं। NH 74 की CBI जांच का जिक्र क्या था और सदन के अंदर क्या था। मुख्यमंत्री जो सदन में को भी गुमराह कर सकते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। CBI जांच नहीं होती। हद तो तब हो गई जब मंत्री परिषद के लोग विजय गाए बगाए भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सत्ता पक्ष के विधायक ने कार्यस्थल का प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाने का काम किया और वो भी भ्रष्टाचार को लेकर के। तो पोल तो खोल दी,
सत्ता पक्ष के में बैठे हुए लोगों ने जो सरकार की सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं कि भ्रष्टाचार पर कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। अभी एक स्टिंग हुआ, जिस स्टिंग से जो है पूरे प्रदेश में एक भूचाल आ गया, और कांग्रेस को जो है उसमें उस मामले में जो बीच में ले जाने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अरे एक व्यक्ति ने एक स्ट्रिंग सार्वजनिक किया, और स्ट्रिंग सार्वजनिक होने के बाद जो है उस पर सरकार द्वारा जो है मुकदमा दायर किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया गया। वो व्यक्ति हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ने जो एफआईआर सरकार ने दर्ज की थी उसको क्वैश कर दिया, और उसी हाईकोर्ट ने जो है निर्णय दिया कि मुख्यमंत्री जी पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करे और इसकी जांच करने का काम करे। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, अगर आप जीरो टॉलरेंस वाले हैं तो सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे? त्याग पत्र देते और फेस करते सीबीआई जांच। ये हमने कांग्रेस का इसमें क्या कसूर, बताएं तो सही। कहते हैं साहब वो स्टिंगबाज। अरे स्टिंगबाज को प्रोटेक्शन देने का काम किसने कहा है? इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, केंद्र की सरकार ने किया। ये हालत है, ये स्थिति है। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के निर्णय पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टिप्पणी की, मैं कहता हूँ ये न्यायपालिका पर सीधा प्रहार करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। नाच न जाना आंगन न टेढ़ा, इस सरकार के लिए ये स्थितियाँ पैदा हो रही। जी सर, मेरा सवाल ये था कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती है तो आप क्या रहेगी पार्टी की शर्तें, करवाएंगे क्या ज्वाइन? देखिए, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। देश के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें जो है लोग आते और जाते ना हो, हमेशा लगा रहता है। अब जब ये परिस्थितियां आएंगी कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, जब ये परिस्थितियां आएंगी उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम सबको जो है वो मान्य है। सर, आने वाले 2022 चुनाव में क्या आप अपने बेटे अभिषेक को चुनावी मैदान में उतारेंगे? अब आप कहेंगे परिवारवाद की बात है ना। देखिए, मैंने कहा ना, मेरा बेटा लॉ उसने क्या गोल्ड मेडलिस्ट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहा, 4 साल वो यूनियन में सर्विस करके आया है। फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो मेरा क्षेत्र देखता है। सर, आपके गृह क्षेत्र त्यूनी में अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है और डॉक्टर्स की भारी कमी है, स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन है, और लोगों को देहरादून, विकासनगर या हिमाचल का रुख करना पड़ता है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर क्योंकि आप 4 से 5 बार विधायक रह चुके हैं अपनी विधानसभा से लगातार, आपके पिता भी विधायक रह चुके हैं, तो फिर भी वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आखिर ये स्थिति कब सुधरेगी? क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा? इन सुविधाओं का कब मिलेगा सर? देखिए, मुझे लगता है पूरी जानकारी आपके पास नहीं। मैं सुन लीजिए, अब आप मेरा जवाब सुन लें। अगर आप उसमें तर्क वितर्क करना चाहें तो मैं आपके हर तर्क और वितर्क का जवाब दे सकता हूँ। अगर आपने जौनसार बावर की स्थिति को 1957 से पहले देखा होता और जो आज स्थिति आप देख रहे हैं, तो आपको लगता कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्यूनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अनुरूप जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध है, और हमारी सरकार थी, हमने 100 बेड का अस्पताल वहाँ पर स्वीकृत किया, जिसका निर्माण कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। हमने इस सरकार से भी आग्रह किया कि भाई ट्यूनी में जो 100 बेड का अस्पताल बन रहा है उसको छोटा मत कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब मैंने बात की तो छोटा करने की बात थी, 30 बेड पे, मैंने 100 बेड पर रहने दीजिए। सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया और 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, और मैं समझता हूँ जब इस दिन अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा निश्चित रूप से ट्यूनी के लोगों को भी जो उसका लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आप ये सोचें कि 5 साल के कार्यकाल में सब चीज़ें हो जाएं या 10 साल के कार्यकाल में सब चीज़ें हो जाए, फिर तो आज की तारीख में फिर तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए थी। हम तो लोकतंत्र जो है सन 52 में स्थापित हो गया था। ये देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे क्षेत्र की जो मैंने कहा ना कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, अगर आप उसको देखते तो आप अंदाज़ा लगा पाते कि कितना काम हुआ है। उस क्षेत्र में एक सड़क थी जो कालसी से सिर्फ जो है चक्रोता जाती थी, बस एक सड़क। आज चक्रोता का हर गांव मोटर मार्ग से जुड़ गया है, तो आखिर विकास तो हुआ ही होगा ना।
आज बिजली हर जगह है, ये विकास भी तो हुआ ही होगा ना। आज वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, पॉलिटेक्निक्स हैं और ITIs हैं, ये भी तो काम हुआ है ना। अस्पताल भी हैं, ऐसा नहीं है। आप सैया में अस्पताल है, कालसी में अस्पताल है, चक्रोता में अस्पताल है, त्यूनी में भी अस्पताल है और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। सर आपने कहा अस्पताल है, लेकिन वो अस्पताल एक रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। वहाँ से सीधा या हिमाचल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है या देहरादून के लिए रेफ़र कर दिया जाता है, तो ऐसा भी तो है सर। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर आप ये सोचेंगे कि सारी सुविधाएं मिल जाएं, फिर तो कोई बात ही नहीं। देहरादून को तो आप जो है वो मानते हैं ना कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ जो है सब उपलब्ध है। यहाँ से भी तो दिल्ली रेफ़र होता है मरीज़। देखिए, जहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के अनुरूप कार्य होता है। जब उनके बस के बाहर रहता है तो उसको स्वाभाविक बात रेफ़र किया जाता है, क्योंकि त्यूनी जो है हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, तो वहाँ से हिमाचल नज़दीक पड़ता है। तो लोग जब हायर सेंटर जाने की बात होती है तो कई लोग हिमाचल जाते हैं ना, देहरादून आते हैं। सर मैं एक बात जानना चाहूँगी, आपके पास क्या ऐसी विधा है जो आपको चुनाव नहीं हारने देती है, क्योंकि आप लगातार जीते आ रहे हैं चक्राता विधानसभा से? अब देखो ना, मैं अब फिर जवाब दूंगा तो आपने प्रश्न पहले परिवारवाद का उठाया था, तो मैंने कहा ना कि अगर विरासत मिलती है उसका लाभ एक चुनाव में मिल सकता है, उसका लाभ आप निरंतर नहीं ले सकते। उसके बाद तो आपने क्या किया क्या नहीं किया जनता उसको देखती है। तो भाई हमारे ऊपर चक्रोता के लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, तो हम 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े होने का हम काम करें। और जहाँ तक विकास की बात है, निश्चित रूप से आज आप चक्रोता के स्वरूप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत फर्क है। आज चक्रोता भी जो है उत्तराखंड के अन्य जनपदों की तरह या अन्य शहरों की तरह आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो ये सब है। और भाई कला क्या होनी, इसमें कला कोई ऐसा थोड़ी है कि कलाकारी आदमी दिखा दे तो बात बन जाए। बिना जनता के जो है आप जीत नहीं सकते, और जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं तो आभारी हूँ चक्रोता के लोगों के, वो बारंबार जो है कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हैं। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी भी चर्चा है कि अगर 2022 चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो अगले मुख्यमंत्री आप होंगे। देखिए, 2022 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं। राज्य सरकार जिस तरीके से कृत कर रही है वो मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लोगों के सामने है। आज आप देख लो, कोरोना की इस महामारी में सरकार द्वारा कोरोना के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री हाउस से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी इस बात को लेकर के कोरोना के कार्यकाल में वो आम जन तक संवाद स्थापित करे, वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले। कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उस व्यक्ति तक पहुंच बनाने का काम किया जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा था, और स्वयं के संसाधनों से जो है तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने का काम किया। आप देख लीजिए, किसानों से 2017 में वादा किया कि हम जो है आय दुगना भी करेंगे और ऋण माफ़ भी करेंगे। ना आय दुगना हुई ना ऋण माफ़ हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है। बेरोजगार साथियों से रोज़गार का वादा किया, नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। महंगाई का आलम आप देख लीजिए चरम पर है। क्या बोलते थे भाजपा के लोग, जो है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन क्या हुआ? महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। विकास अवरुद्ध है, अर्थव्यवस्था पटरी से बिल्कुल उतर गई है। आप एक विषय हो तो मैं कहूँ, देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। तीर्थ पुरोहित भी जो है सड़क पर उतर गए हैं। मैंने कहा ना कि इस सरकार के खिलाफ इतने लंबे चौड़े फेरिस्त है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। प्राधिकरण थोप दिया सब लोगों पर, तो जाएंगे लोगों के बीच में। और लोग आज जो है सरकार से त्रस्त है और वो इंतज़ार कर रहे हैं 2022 का, और 2022 आएगा, अपने मत के माध्यम से उस सरकार पर चोट करने का काम करेंगे। सर, पहाड़ टीवी के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अगली शख्सियत के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। देहरादून से पहाड़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन मोनू राजपूत के साथ परिधि जोशी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।